फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य एवं राष्ट्रपति का पार्ट 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गणेश भगवान को प्रणाम करके हम लोग इस रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है कि मौलिक कर्तव्य। पहली बात है कि मौलिक कर्तव्य पार्ट क्या कहते हैं कि पार्ट 3 में। ठीक है ना, पहला में हो गया संघ और यूटी हो गया। ठीक है, पहला में। दूसरा में नागरिकता हो जाएगा। तीसरा में मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। ठीक है, इस ये नहीं, मौलिक अधिकार हो गया तीसरा में, सॉरी, मौलिक अधिकार हो जाएगा तीसरा में। फिर चौथा में हो जाएगा डीपीएसपी। उसके बाद 4A पहले मूल संविधान में ना, क्या कहते हैं कि मूल संविधान में ये नहीं था, इसमें बाद में जोड़ा गया है भाग 4A के द्वारा। ठीक है ना, 51A में जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, मूल संविधान का ये हिस्सा नहीं था। ठीक है ना, इसकी मौलिक कर्तव्य की जो भाषा है वो सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है ना, भाग 4A, देखो कैपिटल ए है, मैंने कि इसका संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल 51A है इसको शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद 11वां संविधान संशोधन 11वां का मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। ठीक है, आगे बात करते। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है ना, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को जोड़ा गया। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है ना, आप इसके लिए अपील नहीं कर सकते अगर ये चीज़ नहीं फॉलो होगा तो। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नागरिक की जिम्मेदारी का उल्लेख है इसमें। ठीक है ना, इसमें क्या है कि अगर कोई इसमें क्या बोलते हैं, नागरिक की जिम्मेदारी का उल्लेख है। अगर कोई नहीं फॉलो करता है इसको तो इसके लिए उसको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन इसको ऐसा कहा गया कि आपका भी कुछ कर्तव्य है देश के प्रति, वो करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले 11 है तो ABCDEFGHIJ K तक, ए से के तक याद करना होगा। बस ए से लेके के तक अगर याद है तो हो जाएगा। ए से एंथम होता है, बी से हो गया ब्रेव, मैंने बहादुर लोगों को याद करते रहना है। सी से, ठीक है ना, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, बी से ब्रेव हो गया। सी से कंट्री यूनिटी, राष्ट्र की एकता का बात है। डी का डिफेंस, ई से इक्वलिटी, एफ से फैंसी कल्चर, जी से ग्रीन पर्यावरण हो गया, एस से ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच हो गया, आई से इनकम हो गया, जे से ज्वाइंट एक्टिविटी हो गया, के से नॉलेज हो गया। ठीक है, तो ए से एंथम राष्ट्रगान का सम्मान करना है, वो बात होगा इसमें। बी से ब्रेव, माने जो हमारे देश के वीर सपूत थे उनको याद करना है, अपने मन में रखना है। और सी में कंट्री यूनिटी, राष्ट्र की एकता का बात कर रहा है, सी की कंट्री यूनिटी। डी से डिफेंस हो गया, रक्षा का बात करना है। ई से इक्वलिटी, समानता का बात है। एफ से फैंसी कल्चर हो गया, संस्कृति, ठीक है, फैंसी कल्चर संस्कृति की बात है। जी से ग्रीन पर्यावरण से रिलेटेड बात है। एच से ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात किया गया है। आई से इनकम, जे से ज्वाइंट एक्टिविटी का बात किया गया है। ठीक है ना, के से नॉलेज। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले देखिए, पहला जो मौलिक कर्तव्य है उसको कहा गया है कि संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगीत को सम्मान करना है। ठीक है ना, राष्ट्र गान को सम्मान करना है। राष्ट्रगीत के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है ना, राष्ट्रगीत के बारे में कोई चर्चा नहीं है। स्वतंत्रता दिलाने वाले दूसरा है कि स्वतंत्रता दिलाने वाले आदर्शों को हृदय में रखना है, सेनानी माने बहादुर लोगों को अपने दिल में रखना है। तीसरा हो गया सी से कंट्री यूनिटी का मतलब हुआ राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता को रक्षा करना। सी से कंट्री यूनिटी हो गया। ठीक है, चौथा हो गया ABCDE, डी से हो गया डिफेंस, माने देश की रक्षा करना है, डी। ई से हो गया, ई से हो जाएगा इक्वलिटी, देश में समरसता माने कि समानता एवं समान बंधुत्व का भावना रखना है। तो ई हो गया। एफ से क्या हो गया, फैंसी कल्चर का मतलब हो गया कि देश की सामसिक संस्कृति की गौरव परंपरा को बनाए रखना है। एफ जी से हो जाएगा, जी से हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना, जी से हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, जी से हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण माने ग्रीन इन्वायरमेंट को संरक्षित करके रखना है। एच से हो जाएगा ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और
के उत्थान के लिए हमेशा हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच रखना है। आई से हो जाएगा इनकम, माने सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, किसी उसको तोड़ फोड़ नहीं मचाना है। जैसे देश के उत्कर्ष में सामूहिक प्रयास करना है, ज्वाइंट एक्टिविटी करना है कि देश के उत्कर्ष में ज्वाइंट सामूहिक प्रयास करना है, ज्वाइंट एक्टिविटी करना है। कैसे हो गया, सभी माता पिता और अभिभावकों को क्या बोलते हैं कि यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए, ठीक है। नोट, फंडामेंटल ड्यूटीज में राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा का कहाँ उल्लेख है, तो कि फंडामेंटल राइट में 21A में जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को। फिर फंडामेंटल ड्यूटी में, ठीक है ना, तो देखिए फंडामेंटल राइट वाला में ना 0 से लेकर 14 साल के बच्चों के बारे में कहा गया है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी में 45 में कहा गया है 0 से 6 साल के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा होता है उसके बारे में बात किया गया। फिर फंडामेंटल ड्यूटी में 51 के ए में के 51 क्लॉज 1 सब क्लॉज के में भी चर्चा है। तो 3 जगह शिक्षा के बारे में चर्चा है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पार्ट 5 में यूनियन के बारे में है। यूनियन है जो कि संघ है, ये सबसे बड़ा संविधान का भाग है। इसमें 100 अनुच्छेद है, 52 से लेके 151 तक, ठीक है ना। इसमें कौन कौन चीज़ पढ़ने को मिलेगा, तो देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, सीएजी और क्या कहते हैं कि क्या कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सारे की चर्चा संघ में ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है 52 से लेके 51 के बीच का पकानी को का द्वयोदशम प से हो गया कि राष्ट्र का एगो, प से हो गया प्रधान, राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होगा, ठीक है। राष्ट्र प्रधान, प का से हो गया कार्यपालिक शक्ति, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव पावर जो राष्ट्रपति का होता है अपॉइंटमेंट करने का, वो प का। नी से निर्वाचन मंडल का बात है, तो पकानी हो गया ना। इलेक्टोरल का बात है कि कौन कौन भाग, ये हो गया। उसके बाद कहते हैं पकानी को से कोटा हो गया, माने निर्वाचन विधि में कौन कौन माने क्या क्या प्रक्रिया होगा, वो कोटा का बात हो गया कि कौन कौन भाग लेगा नहीं लेगा, वो हो गया। पकानी को का से हो गया, पकानी को आकाश से कार्यकाल हो गया, टेन्योर कितना साल इनका कार्यकाल होगा, वो पकानी को का। दुयो माने दोबारा निर्वाचन, माने पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन का बात है। तो पकानी को का यो से योग्यता हो गया, 58 में योग्यता है, ठीक है ना, योग्यता हो गया 58। दुयो 10 से दशा हो गया, तो शर्त क्या है 59। स से शपथ हो गया, म से हो गया महाभियोग पर इम्पीचमेंट का प्रक्रिया। तो देखिए पकानी को का दुयो दशम हो गया, पकानी को का दुयो दशम, 10 अनुच्छेद है। सर कितना पढ़ाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 10 का 10 पढ़ाएं हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में चर्चा है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका का होता है, मैंने व्यवस्थापिका के द्वारा, ठीक है ना, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून का क्रियान्वयन करना क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ठीक है ना। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, जबकि संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख, नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र और राज्य मंत्री पद लाभ के पद के दायरे से बाहर के दायरे में नहीं आती है। बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमपी, लेकिन नॉमिनेटेड कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड होता है वो नहीं भाग लेगा। अगली बात करते हैं कि राज्य विधानसभा का निर्वाचित विधायक, इलेक्टेड एमएलए, ठीक है ना, एमएलसी नहीं भाग लेगा, ठीक है ना। और इसमें सी में बोला गया है कि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 70वें संविधान संशोधन 1992 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित एमएलए भाग लेंगे, ठीक है ना।
70वां संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित एमएलए भाग लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मतलब यहाँ पे सर ब्रैकेट में लिखे हैं कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के जैसा ही भविष्य में क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन का बात करें, निर्वाचन का तरीका क्या होगा, तो देखिए इलेक्शन दो तरीका से होता है। एक प्रत्यक्ष जिसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष में कौन करता है, जो जनता सीधा मत देती है, जैसे लोकसभा के सांसद हो गया, विधानसभा का एमएलए हो गया, पंच हो गया, वार्ड पार्षद हो गया, ये सब जिनके पास अधिक मत है वह विजेता होगा। इसका नियम होता है डायरेक्ट इलेक्शन का। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जनता एमएलए एमपी को चुनता है और ये उनका एमएलए एमपी क्या होता है, राज्यसभा के एमपी को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, जनता सीधे मत नहीं देती है। क्या होता है, जनता क्या करती है, एमएलए को चुनती है, मत देकर वो जिताती है, और एमएलए क्या करता है, राज्यसभा के एमपी को जिताते हैं। ठीक है ना, इसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से जनता पार्टिसिपेट करता है। बात करते हैं कि इलेक्शन का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इनका नाम है एसटीवी पद्धति, माने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एक वोट की वैल्यू का उपयोग होता है। ठीक है ना, सीक्रेट वोटिंग होता है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है ना, बात करते हैं एक ऐसा इंसिडेंट आया था, एक ऐसा इंसिडेंट आया था जिसमें कि क्या कहते हैं कि वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी दोनों ही क्या कहते हैं कि कांग्रेस के बहुत ही जाने माने क्या कहते हैं कि कांग्रेस नेता थे। और नीलम संजीव रेड्डी क्या होता है कि इलेक्शन में खड़ा हुए थे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति का चुनाव में तो उस समय क्या था कि ये उपराष्ट्रपति से, तो इंदिरा गांधी के कहने पे क्या हुआ कि वीवी गिरी रिजाइन दे दिए। ठीक है, और उस समय इंदिरा गांधी ने इनको सपोर्ट कर दिया, कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ है कि विजेता वीवी गिरी ही होंगे, और ऐसा ही हुआ, वीवी गिरी के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है ना, और क्या कहते हैं कि नीलमा संजीव रेड्डी क्या हुआ कि नेक्स्ट इलेक्शन में निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है ना, तो ये भी अपने आप में नीलम संजीव रेड्डी बहुत ही बड़े नाम हैं। बात करते हैं कि एमएलए के एक वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, एक एमएलए के एक वोट की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो राज्य की जनसंख्या 1971 के अनुसार, ठीक है ना, राष्ट्र की जनसंख्या है वो 1971 के अनुसार डिवाइडेड बाय राज्य के कुल निर्वाचित एमएलए इंटू 1000 इंटू 1/1000। ठीक है ना, तो एक एमएलए का, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एक वोट का वैल्यू होता है राज्य की कुल जनसंख्या 1971 के अनुसार, और राज्य के कुल निर्वाचित एमएलए इंटू 1/1000। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सर एग्जाम्पल, चूँकि सर राजस्थान के हैं तो सर बताएं कि मान लीजिए 6 करोड़ मान के चलिए कि राजस्थान की ये है, क्या बोलते हैं, जनसंख्या है, और इलेक्टेड एमपी 200 है मान लीजिए मोटा मोटी, तो कितना हो जाएगा 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा मोटा मोटी 300 आ जाएगा। 300 टोटल अगर राजस्थान का एमएलए का वोटिंग देखिएगा तो 300 इंटू 200 टोटल एमएलए है, तो 300 इंटू 200 तो 60,000 टोटल वैल्यू हुआ टोटल एमएलए का राजस्थान में। ठीक है ना, उसी तरीके से यूपी में मान के चलिए 20 करोड़ है, टोटल 400 एमएलए है, तो देखिए कैसे निकलेगा 20 करोड़ डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1/1000, तो 500 आएगा एक सिंगल एमएलए का वोट की वैल्यू। और अगर यूपी में 400 है तो 500 गुना 400 माने 2 लाख। ठीक है ना, 2 लाख वोट की वैल्यू यूपी का हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से सभी राज्यों को एमएलए के वोट का जो कुल मूल्य होगा, माने सभी राज्यों के जो एमएलए के वोट का कुल वोट का जो मूल्य होगा वो बराबर होता है सभी निर्वाचित सांसदों के वोट के वैल्यू के बराबर होता है। माने टोटल जो एमएलए का वोट का वैल्यू होता है वो बराबर होता है टोटल जितना भी एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके वोट के वैल्यू के बराबर होता है। तो एक सांसद के वोट की वैल्यू कितनी, एक सांसद के वोट की वैल्यू इंटू निर्वाचित एमपी कितना है टोटल, ये निकाला जाता है। तो इसके अनुसार कितना है 15
15 15 15 लाख 15,52,000 15,52,000 है टोटल। क्या है कि देखिए टोटल लोकसभा में 543 निर्वाचित एमपी है और राज्यसभा में 233 निर्वाचित है, ठीक है ना। तो 543 और 233, 543 और 233, ठीक है। तो 543 और 233 कितना हो गया? 776 हो गया, 776। तो देखिए 15,52,000 15,52,000 डिवाइडेड बाई 776 करेंगे तो एक सांसद के मूल्य की वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या बोलते हैं? 2,000 आ जाएगा, 2,000। तो अभी जो सही आंकड़ा क्या है? 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, 16th नंबर का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, इसमें क्या हुआ कि संसद में, लोकसभा राज्यसभा में कितना हो जाएगा? 543 और 233, तक कुल 776 हो गया। एक एमपी की वोट की वैल्यू कितना हो गया? एक एमपी के वोट की वैल्यू 700 है, ठीक है ना। तो सभी एमपी वोट वैल्यू कितना हो जाएगा? 5,43,000, 5,43 लाख। एक एमपी के वोट का वैल्यू 5.43 लाख हो गया, ठीक है। राज्य विधानसभा में सभा में टोटल इलेक्टेड एमएलए कितना है? 4,33 है। कितना है? 4,033 है, ये तो टोटल कितना हो गया? 4,033 और 776 तो हो गया 4809 हो गया, ठीक है। 4809, ठीक है ना। किसी राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू अधिकतम, ठीक है ना, क्या होता है कि किसी राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू अधिकतम किसका है? तो यूपी का है, 208 है, ठीक है ना। टोटल यूपी का सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि एमएलए का वोट की वैल्यू है 208। सभी एमएलए का 6,43,00,000 है, 6.43 लाख है, ठीक है ना। और सबसे कम है, न्यूनतम है सिक्किम का, 7 वैल्यू है इसका, 7 न्यूनतम है सिक्किम का, 7 वैल्यू। आगे बात करते हैं कुल वोट वैल्यू 5.43 प्लस 5.43, ठीक है ना। तो देखिए टोटल एमएलए का वैल्यू कितना हो गया? 5.43 5.43 हो गई, 543, टोटल 10.86 लाख है, 10.86 लाख हो गया। 18 जुलाई 2022 को वोटिंग जो है उसके अनुसार। अब जैसे कि देखिए कि मान के चलिए कि जो STV पॉलिसी बोले थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में ना बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और कांग्रेस के तरफ से यशवंत सिन्हा और तीसरा कोई रामलाल कोई तीसरा हो गया, ठीक है ना। तो द्रौपदी मुर्मू को मान के चलिए 3 वोट मिला, यशवंत सिन्हा को 1 और क्या बोलते हैं कि रामलाल को 2। तो ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू अब मोदी, ठीक है, मतलब राहुल गांधी के लोग ऐसे करके वोटिंग दिए। उसी तरीके से क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे एमपी हैं, वो क्या किए कि तो इस हिसाब से क्या हो गया कि द्रौपदी मुर्मू पहली स्थान पे आ गई, यशवंत सिन्हा दूसरे स्थान पे आ गए और रामलाल क्या बोलते हैं कि रामलाल दूसरे स्थान पर आ गए और यशवंत सिन्हा तीसरे स्थान पे आ गई। तो काउंटिंग करके हिसाब से देखा जाएगा तो देखिए 1 नंबर पे जो होता है वही जीतता है, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू इस हिसाब से जीत गए, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं कि तो कंट्री में क्या होता है कि द्रौपदी मुर्मू को 60% वोट मिला, यशवंत सिन्हा को 35% और रामलाल को 5%। तो क्या होता है जो पहला स्थान पे आता है उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि 50% प्लस 1 का न्यूनतम वोट विजेता जीत जाता है, न्यूनतम वोट विजेता का। तो 50% प्लस 1 आना चाहिए। देखो 50% प्लस 1 आ गया। नोट, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% प्लस 1 वोट अनिवार्य रूप से चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे सर बोले हैं। और जो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में आएगा, जैसे कि मान के चलिए कि द्रौपदी मुर्मू को 50% प्लस 1 वोट नहीं आया, 45% आया, यशवंत सिन्हा को 40% आया और क्या कहते हैं कि राम लाल को 15% आया, ठीक है। देखिए तो मिनिमम वोट जीतने के लिए कितना चाहिए? 50% प्लस 1 चाहिए। लेकिन यहाँ तो द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट स्थान पर होते हुए भी 50% प्लस 1 नहीं लाई, तो क्या होता है जो सबसे थर्ड लास्ट पे होता है उसका जुड़ जाता है। तो देखो 45 प्लस 6 तो 51% हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्या हो गया कि द्रौपदी मुर्मू मान लीजिए से 2 वोट हुआ, फिर 3 वोट, फिर 1 वोट आया। तो उसी तरीके से जो सबसे लास्ट में होगा तो 50% प्लस 1 लाने की लास्ट में रहता है उसका जोड़ दिया जाता है वोटिंग में, ठीक है ना, पहले वाले में। उसी तरीके से नोट
निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है ना। और 16th राष्ट्रपति चुनाव पीठाधीन अधिकारी कौन थे? पीसी मोदी थे। जो 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ है उसका पीठाधीश अधिकारी कौन होता है? पीसी मोदी। चुनाव करवाने वाला जो आरओ होता है वो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है और राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकती है अनंत बार जितना मन करे, लेकिन यूएसओ में 4 साल होता है कार्यकाल और 2 बार ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।